नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना चैप्टर फर्स्ट जो क्लास ट्वेल्थ की इंडियन इकोनॉमी है उसका चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो 1947 के टाइम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचना कैसी थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो बहुत अच्छा अच्छा बनाया, जैसा सड़कें बनाई, रेलवे बनाया और वायु और जल परिवहन भी बनाया उन्होंने। लेकिन जो सड़कें थी वो उन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए बनाई थी। जैसे उन्होंने सड़कें केवल सेना के लिए बनाई थी और फिर कच्चे माल के आवागमन के लिए या हस्तांतरित करने के लिए उनको दूसरे दूसरे मतलब शिप्स ये सब में उनको ले जाने के लिए। और फिर उसके बाद जैसे सड़कें सड़क एक सस्ता मार्ग हो जाता था, क्योंकि वहाँ से आसानी से सेना किसी भी गांव ऐसे में भेज दी जाती थी। जैसे कहीं पे कुछ रेबेलियंस या रिवॉल्ट हो गया कहीं पे, या कहीं पे कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी उसका आंदोलन का निपटारा करने के लिए, उसको दबाने के लिए सेना आसानी से भेज दी जाती थी। और जब यहाँ से कच्चा माल ले जाना होता था तो सड़कों के ज़रिए उसे आसानी से बंदरगाह तक पहुँचा दिया जाता था, जिससे वो आसानी से ब्रिटिश के लिए रवाना हो जाता था। अब यहाँ पे रेलवे की बात आती है, तो रेलवे का भी बहुत अच्छा रेलवे में भी योगदान दिया ब्रिटिश शासन ने। इससे उस समय तो ब्रिटिश को फ़ायदा हुआ, लेकिन जो इससे आगे की राह हमारे लिए आसान हो गई भारतीयों के लिए रेलवे के बारे में। एक तो इससे लंबी दूरी की यात्रा लोग करने लगे, और इससे एक एक शहर से दूसरे शहर में लोग जाने लग गए, और जिससे कि संस्कृति का भी इधर उधर फैलाव हो गया, विस्तृत होने लग गए लोग। और फिर भारतीय कृषि का जो व्यवसायीकरण है उसको भी बढ़ावा मिला, क्योंकि अब लोग जो थे वो अपने माल जो उनका खेती होती थी वो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से लेकर चले जाया करते थे बेचने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर। और फिर उन्होंने जल और वायु परिवहन पर भी बहुत काम किया, लेकिन इतने अच्छे वो उपाय पूरे हो नहीं सके, असंतोषजनक रहा उनका भी। और फिर इसमें संचार का आता है, जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था वो उन्होंने बनाया था कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, परंतु यह सेवा अपर्याप्त रही। लेकिन बाद में इसका भी यूज़ होने लग गया, जो ये छोड़कर गए थे उसका यूज़ हम लोगों ने कर लिया, ये हमारे काम आ गया। और फिर इनके कुछ सकारात्मक योगदान भी थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रिटेन केवल हमें लूट कर चले गए, लेकिन वो लूट कर नहीं गए, लूट कर गए लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तरीके से कुछ सकारात्मक योगदान भी करके चले गए। जैसे यातायात का बेहतर बेहतर साधन उपलब्ध करवा के चले गए। फिर अकालों पर जो नियंत्रण, अब जब यातायात के बेहतर साधन हो गए तो जैसे कहीं किसी जगह पे, जैसे बंगाल ये सब में कहीं पे अकाल पड़ता तो वहाँ पे सड़क ये सब थी, तो आसानी से वहाँ पर अनाज ये सब पहुँचा दिया जाता था ट्रेनों के माध्यम से, या गाड़ियों के माध्यम से आसानी से पहुँचा दिया जा सकता था। फिर मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लेकर आए। जैसे हमारे यहाँ पहले वस्तु विनिमय होता था, बाटर बाटर सिस्टम था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का सिस्टम था। तो जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने देखा कि इससे तो वस्तु की कोई वैल्यू जो है सही वो लगा ही नहीं पा रहा है। कोई गेहूं के बदले में कोई जूता दे रहा है, तो जूते के बदले में कोई कपड़ा दे रहा है। इससे मतलब कि इम्बैलेंस हो गया था, तो इस कारण मौद्रिक अर्थव्यवस्था भी उन्हीं के कारण आई। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जैसे कलेक्टर हो गया, आईएएस ऑफिसर, ये सब उन्हीं की देन है अंग्रेज़ों की। क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा ही सबसे पहले आईसीएस की स्थापना की गई थी यहाँ पे, वो भी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था, ताकि वो ठीक प्रकार से प्रशासन अपना स्थापित कर सके भारत पे। लेकिन ये बाद में हमारे ही काम आया। जैसे वो अधिनियम लेकर आए थे 1935 को, भारत शासन अधिनियम अंग्रेज़ी सरकार लेकर आई थी, लेकिन वो बाद में हमारे संविधान में ही काम आ गया, क्योंकि उससे 70% जो हिस्सा है हमारे संविधान का, 70% नहीं या ज़्यादातर कहूँ तो मैं 1935 से ही लिया गया है। फिर हम जानते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी।
जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी, कॉलोनियल इकोनॉमी, उसका ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण रूप से शोषण कर लिया था। और फिर जो जितना भी भारत में संपत्ति थी उसको वो अपने देश में लेकर चले गए। आज भी अगर आप देखोगे कि म्यूज़ियम में ब्रिटिश के, तो हमारे भारत का खजाना ये सब लूट कर उन्होंने रखा हुआ, और वो वापस भी अब लौटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और फिर अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था छोड़कर चले गए वो। दो पहलू थे इसके, एक तो सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी और एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। सामंतवादी मतलब जिसमें गरीब किसान आ जाया करते थे, और पूंजीवादी जिसमें अमीर वर्ग के लोग आ जाया करते थे। आप जब अपनी बुक पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक की, तो आपको इन सब की डेफिनेशन आसानी से मिलती जाएगी। अब जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था थी वो हमारी अर्थव्यवस्था को गतिहीन अर्थव्यवस्था बनाकर चली गई थी, एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर चली गई थी, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना वो अच्छा था, ना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अच्छा था। जो हमारे देश में 70% से अधिक लोग जो कृषि में लगे हुए थे, लेकिन उससे तब उतना उत्पादन हो भी नहीं पा रहा था। हमारी जीडीपी 2% थी उस समय। अब शत विकसित अर्थव्यवस्था थी, मतलब अर्थव्यवस्था एकदम मतलब कि टूटी फूटी अर्थव्यवस्था छोड़कर चले गए थे वो लोग। और विभाजित अर्थव्यवस्था मतलब लोगों में आपसी मतभेद हो गया था, बांट दिए गए थे। अमीर और जो गरीब वर्ग थी उनके बीच बहुत अधिक खाई पैदा हो गई थी। तो ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो अब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। धन्यवाद। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना चाहें तो कर दें। धन्यवाद।